अस्सलाम वालेकुम। अपना न्यू लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं? सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, अब आपको आइडिया हो गया कि हमारे पास क्वालिटी क्या है और किस तरह से हम अपने प्रोजेक्ट में क्वालिटी को लाते हैं। सही। हम लोग आप लोग को बार बार कहते हैं कि आप लोग जब कभी भी सॉफ्टवेयर क्रिएट करो तो उसके लिए लाजमी है कि आप क्या करो, एसडीएलसी के स्टेप्स फॉलो करो, क्योंकि एसडीएलसी के आप स्टेप्स फॉलो करोगे तो एट द एंड आपको क्या मिलेगा? क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट मिलेगा। तो अब इस सब्जेक्ट को पढ़ के आपको पता चलेगा कि हम ये क्यों कहते हैं। क्योंकि एसडीएलसी के जितने भी आप स्टेप्स कर रहे हो तो वो कोई ना कोई टेम्पलेट को, कोई ना कोई स्टैंडर्ड को यूज़ करके वो अपना प्रोसेस कंप्लीट कर रहा है। अब जैसे कि आपके देखें कि रिक्वायरमेंट्स अगर आप लोग कंप्लीट करते हो तो विद द हेल्प ऑफ एसआरएस, अब एसआरएस की जब डॉक्यूमेंट बनाते तो उसके अपने कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, उसका अपना कुछ टेम्पलेट है, उसको फॉलो करके आप उसको कंप्लीट करते हो। तो वो क्या है कि आप लोग क्या करते हो, एट द एंड आप एक क्वालिटी ऑफ अ प्रोसेस कंप्लीट करते हो। इसके अलावा हमने पढ़ा है कि क्वालिटी को अचीव करने के लिए हमारे पास कुछ 2-3 टर्म्स हैं। एक हमारे पास है क्वालिटी कंट्रोल, एक है क्वालिटी एश्योरेंस और एक है हमारे पास टेस्टिंग। अब क्वालिटी कंट्रोल क्या है कि आपके पास जब कोई एरर आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गया, तो आप यहाँ पे इसको क्या करते हो? कंट्रोल करते हो, उसको करेक्ट करते हो। तो वो हमारे पास किस में हम चेक करते हैं? अपने प्रोडक्ट में चेक करते हैं। फिर क्वालिटी एश्योरेंस जो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था कि क्वालिटी एश्योरेंस बेसिकली हम किस में चेक करते हैं? अपने जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, जितने भी आपके प्रोसेस हो गए, जो कौन से आपके प्रोसेसेस होते हैं, एसडीएलसी के जितने भी फेज हो गए, जितने स्टेप्स हो गए, उन सब में हम अपना इसको चेक करते हैं। तो वो हमारे पास क्या होगी? क्वालिटी एश्योरेंस। और दूसरा ये हमारे पास क्या करती है? प्रिवेंट करती है कि फ्यूचर में आपके पास ये प्रॉब्लम्स ना आए। और टेस्टिंग ये है आपके पास कि वो पहले तो चेक करती है, आइडेंटिफाई करती है कि आपके पास कोई एरर है, कोई प्रॉब्लम है, और अगर वो है तो वो उसको क्या करती है? एरर को रिमूव करती है। तो ये 3 टर्म्स है जो हमने किस में स्टडी किए? क्वालिटी में। इसके अलावा हमने उसके मॉडल्स को स्टडी किए, उसके फ्रेमवर्क्स को स्टडी किए। तो आपको अगर प्रीवियस लेक्चर याद हो तो उसमें हमने क्या पढ़ा है? क्वालिटी एश्योरेंस। अब क्वालिटी एश्योरेंस में हमने पढ़ा था कि जितने भी आपके प्रोसेसेस होते हैं, चाहे वो एसडीएलसी के जो प्रोसेस हो गए, उसके जितने भी फेजेस हो गए, उस सब में हम क्या करते हैं? क्वालिटी एश्योरेंस को अचीव करते हैं। उसके अलावा हमने उसमें पढ़ा था कि आपके पास जो मैनेजमेंट हो गई, आपके पास जो उसमें रिस्क इश्यूज आते हैं, आपके पास उसमें जो आप प्लान करते हो, आप उसमें जो मैनेजमेंट करते हो, तो ये सब चीज़ें भी आपके पास क्या हो गए? आपके प्रोसेसेस में आते हैं। आपके क्योंकि ये जब आप सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हो तो वहाँ पे आप चेक करते हो कि कोई इश्यूज तो नहीं आ रहे, और अगर आएंगे तो उसको आप फ्यूचर में किस तरह से हैंडल करोगे। प्लानिंग करते हो, उसको शेड्यूलिंग करते हो कि कितने टाइम में हम उसको कंप्लीट करेंगे। उसके आप कॉस्ट और बजटिंग भी चेक करते हो कि कितना एस्टिमेशन लगेगा, और फिर इन सबको आप किस तरह से मैनेज करोगे। तो ये भी सारे आपके पास क्या? आपके पास प्रोसेसेस है, आपके पास स्टेप्स है। तो अब वन बाय वन इन फेजेस को भी स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है? रिस्क। तो हमारे पास आज का जो लेक्चर है रिस्क मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं व्हाट इज रिस्क। हमारे पास रिस्क होती क्या? हमारे पास रिस्क बेसिकली क्या होगी? कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला जो हमारे पास फ्यूचर में आके हमारे प्रोजेक्ट को क्या कर सकती है? ख़राब कर सकती है, उसको इम्पैक्ट कर सकती है, उसको अफेक्ट कर सकती है। ठीक है। तो अब आपके इन्होंने कहा है कि आपके पास जो रिस्क हो सकते हैं वो अनसर्टेनिटी भी हो सकती है और पोटेंशियल लॉस भी हो सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास रिस्क हमेशा कोई एरर, कोई प्रॉब्लम, कोई इस तरह की चीज़ हो। ठीक है। समटाइम्स आप क्या होता है कि किसी चीज़ पे आप कुछ किसी चीज़ पे आप काम कर रहे होते तो आपको इंश्योर नहीं होता कि बेसिकली आप जो ये काम करोगे तो एट द एंड ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा कि नहीं, या आप जिस रिक्वायरमेंट पे काम कर रहे हो आप उस पर प्रॉपरली इंश्योर नहीं हो। तो उसमें भी हमारे पास प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आप क्या अचीव करोगे। ठीक है। तो रिस्क क्या होता है कि ज़रूरी नहीं आपके पास कोई एरर हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई एक आपके पास कन्फ्यूजन भी हो सकती है। तो ये आपके पास क्या हो गया? आपके पास प्रॉब्लम्स हो गए, आपके पास जो प्रॉब्लम्स फ्यूचर में आ सकते हैं, जिसको आप जो आके आपके प्रोजेक्ट को अफेक्ट कर सकते हैं, आपके प्रोजेक्ट को ख़राब कर सकते हैं, वो आपके पास क्या होते हैं? रिस्क होते हैं। अब रिस्क एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट कौन सी टीम मेंबर्स होते हैं कि वो क्या करते हैं? आपके रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से रिस्क आपके पास फ्यूचर में आएंगे, और जब अगर वो रिस्क आ जाएँगे तो उस रिस्क को आप किस तरह से हैंडल करोगे। ठीक है? तो ये स्टेप आपके पास बेसिकली कब हो रहा होता है? जैसे आपके पास यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स गैदर हो रही होती हैं, एसआरएस का स्टेप हो रहा होता है, या आपके पास स्पेसिफिकेशंस हो रही होती है, तो साथ ही साथ आपके पास क्या हो रही होती है? आपको आपकी जो क्वालिटी एश्योरेंस की टीम है वो आके इसमें इनको स्टडी करके रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं कि आपके पास कौन कौन से रिस्क आ सकते हैं फ्यूचर में। मींस बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले ही जब आपके पास ये डॉक्यूमेंटेशन का फेज चल रहा होता है। ठीक है। जब डॉक्यूमेंटेशन का फेज चल रहा होता है तो वहाँ पे आके रिस्क मैनेजमेंट की टीम इस डॉक्यूमेंटेशन को स्टडी करके डिफाइन करती है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जो फ्यूचर में आ सकती है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? रिस्क।
और जब फ्यूचर में जब आप कोडिंग कर रहे हो, जब आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, वहाँ पे वो रिस्क आ जाए तो वो आपके पास क्या बन जाती है? प्रॉब्लम। ठीक है? तो ये हम किस तरह से इसको मैनेज करेंगे, किस तरह से वो एनालाइज़ करेंगे, ठीक है? तो ये हमारे पास रिस्क एनालिसिस बेसिकली क्या होती है कि बिफोर इम्प्लीमेंटेशन आप इसको आइडेंटिफ़ाई करते हो कि कौन-कौन से प्रॉब्लम्स आपके पास फ्यूचर में आ सकती है। तो अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो हमने कहा था कि क्वालिटी एश्योरेंस की जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनके पास स्किल्स होने चाहिए। अब एक्सपीरियंस आप देखें यहाँ पे इसीलिए होना चाहिए कि वो एसआरएस की डॉक्यूमेंट को स्टडी करके डिफाइन करेगा कि कौन-कौन से रिस्क है जो फ्यूचर में आ सकते हैं। वो आपकी आर्किटेक्चर की डॉक्यूमेंट को स्टडी करके डिफाइन करेगा कि कौन-कौन से रिस्क आपके पास आ सकते हैं। ये मीन्स आपने कौन-सा वहाँ पे आर्किटेक्चर गलत बनाया है या क्या प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से रिस्क आ सकते हैं। तो ये आपके पास जितना आपके पास एक्सपीरियंस होगा क्वालिटी एश्योरेंस की टीम मेंबर्स के पास, उतना ही ज़्यादा आपके पास रिस्क जो है आइडेंटिफाई होंगे। फिर सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करना होता, हम साथ ही उसकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस भी दे देते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम आ जाती है तो इसको आप किस तरह से सॉल्व करोगे। कि कल को जब आपके कोडर्स जो होंगे या आपके जो मेंटेनेंस टीम मेंबर्स है, जब वो उस पे काम कर रहे होंगे तो अगर वो प्रॉब्लम आ जाती है, वो रिस्क आ जाती है, तो वो उस टाइम सोचेंगे नहीं कि हमने इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है। उसके उनके पास जो है रिस्क एनालिसिस की जो है डॉक्यूमेंटेशन पड़ी होगी, वो उसको उठा के उस रिस्क का सॉल्यूशन देखेंगे कि अच्छा इसका क्या-क्या सॉल्यूशन है और वो उसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो ये आपके पास कौन करता है? ये आपकी रिस्क मैनेजमेंट की टीम करती है या रिस्क एनालिसिस की टीम करती है। ठीक? अब आपके पास रिस्क स्ट्रेटजीज कौन कौन सी? बेसिकली टू स्ट्रेटजीज है आपके पास, रिएक्टिव है एंड प्रोएक्टिव है। अब रिएक्टिव को समटाइम्स ये लोग क्या कहते हैं, फायर फाइटिंग भी कहते हैं। अब फायर फाइटर्स कौन होते हैं कि खुदा ना खास्ता जब कहीं पे आग लग जाती है तो वहाँ पे फायर फाइटर्स आके क्या करते हैं, आग को बुझाते हैं। ठीक है? तो ये नहीं होते कि हमें हर वक्त फायर फाइटर्स की ज़रूरत होती है, उनके पास रिसोर्सेज पड़े होते हैं कि जब कभी भी अचानक उनकी अगर ज़रूरत पड़े तो उनको वो रिसोर्सेज यूज़ करके जाके आग को बुझाएं। सही? तो वो आपके पास क्या रिएक्टिव स्ट्रेटजीज है कि जब आपके प्रोजेक्ट में कोई ऐसी टेरेबल प्रॉब्लम आ गई है, ऐसा प्रॉब्लम आ गया कि जिससे आपको लगे कि अब हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल नहीं बच सकता, अब बिल्कुल ये ख़त्म हो जाएगा, मतलब हम इसको अब हैंडल नहीं कर सकते, तो वहाँ पे आपके पास पे कौन से टीम मेंबर्स आ जाते हैं, रिएक्टिव टीम मेंबर्स आ जाते हैं। और वो अपनी स्ट्रेटजीज को, वो अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके इन प्रॉब्लम्स को क्या करती हैं, हैंडल करती हैं। ठीक है? तो ये मोस्टली आपके पास कब होती है रिएक्टिव स्ट्रेटजीज? जब आपके पास इम्प्लीमेंटेशन के पास मोस्टली ये काम होता है। ठीक है? और प्रोएक्टिव आपकी स्ट्रेटजीज क्या होती है? ये सिंपल आपके पास जो रिस्क एनालिसिस की टीम होती है, रिस्क मैनेजमेंट की टीम्स होती है, जो बिफोर इम्प्लीमेंटेशन का आपके काम कर रही होती है। मीन्स ये आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन, रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंटेशन को स्टडी करके आइडेंटिफाई करते हैं कौन कौन से रिस्क हैं और इन रिस्क के क्या सोल्यूशन है, इन रिस्क की क्या प्रोबेबिलिटीज़ है, ये सब वो आइडेंटिफाई करते हैं। तो वो आपके पास कौन है? प्रोएक्टिव स्ट्रेटजीज टीम मेंबर्स होते हैं। ठीक है? वो आपको डिफाइन कर देते हैं कि बिफोर इम्प्लीमेंटेशन आपको बताते हैं कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स आएंगे, उन प्रॉब्लम्स को आपने किस तरह से हैंडल करना है। लेकिन रिएक्टिव टीम मेंबर्स वो है कि जब आप इम्प्लीमेंटेशन फेज पे होते हैं, वहाँ पे आपके पास प्रॉब्लम्स इतनी मतलब जो आपके पास प्रॉब्लम्स इन्होंने डिफाइन नहीं की होती प्रोएक्टिव टीम मेंबर्स ने, ये वो प्रॉब्लम जो अचानक आ गई, जिसको आप हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट हो गया, जिसकी वजह से आपका जो प्रोजेक्ट है वो आप हैंडल नहीं हो पा रहा, तो वहाँ पे आपके पास क्या आते हैं? रिएक्टिव टीम मेंबर्स आ जाते हैं। ठीक है? तो ये हमारे पास टू स्ट्रेटजीज है। मोस्टली आपके पास कौन सी यूज होती है? प्रोएक्टिव स्ट्रेटजीज यूज होती है। ये तब होती है जब इम्प्लीमेंटेशन फेज पे आपके पास बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम आ जाती है, जिसको हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फिर हमारे पास कौन से मोस्टली 3 टाइप के आपके पास सॉफ्टवेयर रिस्क है, आपने पढ़े भी होंगे कि आपके पास प्रोजेक्ट रिस्क कौन से, टेक्निकल एंड बिजनेस। प्रोजेक्ट रिस्क कौन से होते हैं? जो आपके प्लान को, जो आपने प्लान किया होता है, जो आपने एस्टिमेशन बनाई होती है, उसको आके इफेक्ट करे। ठीक है? जो आपने ऑपरेशंस डिफाइन किए हैं, जो आपने स्टेप्स डिफाइन किए, जो आपने प्रोसेस डिफाइन किए, उनको आके ये इम्फेक्ट करे, तो वो आपके पास क्या हो गए? प्रोजेक्ट रिस्क हो गए। टेक्निकल रिस्क वो होते हैं कि आपने जो फॉर एग्जांपल टूल यूज़ किया है, जो आपने हार्डवेयर यूज़ किया है, जो आपने सॉफ्टवेयर यूज़ किया, उसमें कोई प्रॉब्लम हो गया, तो वो आपके पास क्या हो गया? टेक्निकल रिस्क। फॉर एग्जांपल आप लोग पीएचपी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, पीएचपी टूल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, फॉर कोडिंग के लिए। अब इसमें जो आपने काम किया है और अब आप जो है उसको इम्प्लीमेंट करने लगे हो, ठीक है, उसको मेंटेन करने लगे हो, उसकी वेबसाइट अब आप सर्वर पे जाके अपलोड करने लगे हो। तो अब वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई है कि नया पीएचपी टूल ने अपना नया
वर्जन डिफाइन कर दिया। अब उस नए वर्जन से क्या हुआ कि हमने जो प्रीवियस वर्जन पे काम किया था तो उसकी कंपैटिबिलिटी आपके जो ब्राउजर्स है उसके साथ काम नहीं कर पा रही, तो उस टाइम पे हम लोग क्या काम करेंगे, तो वो आपके पास क्या हो गए, टेक्निकल रिस्क हो गए। बिजनेस रिस्क क्या हो गया कि जिसकी वजह से आपका जो पूरा प्रोजेक्ट पे जाके बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, मींस उसकी कॉस्ट के, उसकी एस्टिमेशन पे, उस पे इफेक्ट पड़ता है। आपके पास ऐसे कोई नए स्टैंडर्ड्स आ गए, ऐसे कोई नए रूल्स आ गए जिसकी वजह से आपके प्रोजेक्ट पे जाके इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो आपके पास क्या हो गए, बिजनेस रिस्क हो जाते हैं। ठीक है। अब कुछ नॉन रिस्क है, अननोन रिस्क है। नॉन रिस्क वो होते हैं जो आप प्रिडिक्ट कर पाते हो, आपके जो ये प्रोएक्टिव टीम मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं, प्रिडिक्ट, इनका काम बेसिकली क्या होता है, प्रिडिक्शन ही करना होता है कि फ्यूचर में आपके पास ये प्रॉब्लम्स आएंगे, क्योंकि आप लोग देखें कि ये आप डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ के प्रॉब्लम्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो ये आपके पास क्या हो कर रहे होते हैं, प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास नॉन रिस्क वो होते हैं कि वो प्रिडिक्ट करके आपको डिफाइन करते हैं कि ये रिस्क आपके पास फ्यूचर में आएंगे और आप इसको इस तरह से सॉल्व करोगे, तो वो क्या हो गए, नॉन रिस्क। और अननोन रिस्क वो आपके पास कौन से हो गए, आपके पास ये रिएक्टिव रिस्क हो गई कि आपको पता नहीं होता कि कौन सा रिस्क किस तरह से आएगा, तो उसको आप किस तरह से हैंडल करोगे, तो ये आपके पास क्या हो गया, अननोन रिस्क हो गया। सही। तो अब आपके पास रिस्क को आप किस तरह से एनालाइज करते हो, आपकी जो क्वालिटी एश्योरेंस की टीम है वो किस तरह से इसको एनालाइज करते हैं, किस तरह से उसके एक जो डॉक्यूमेंट बनती है वो किस तरह से बनती है, उसको हम स्टडी करते हैं। 4 स्टेप्स है हमारे पास। पहला स्टेप क्या है हमारे पास, रिस्क आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, कि आपने रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, प्रिडिक्ट करना है कि कौन सा रिस्क आपके पास किस तरह से आएगा और क्यों आएगा। ठीक है। फिर आपके पास आ गया रिस्क प्रोजेक्शन। अब रिस्क प्रोजेक्शन में ये कि आपने आइडेंटिफाई तो कर दिया, अब आप उसको डिफाइन करोगे, उसका इम्पैक्ट क्या है, उसको एनालाइज करोगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके पास आ सकते हैं। ठीक है। फिर असेसमेंट में आ गया कि आप उसको एवेलेट करते हो, उसको वैल्यू करते हो, उसको कैलकुलेट करते हो कि आपके एनालिसिस के बाद किस तरह से आपकी उसको वो आपके रिस्क जो है एवोलेट होंगे, एंड लास्ट में आप उसको किस तरह से मैनेज करते हो। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन। अब रिस्क आइडेंटिफिकेशन में आपके पास 2 टाइप्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन होती है। एक आपके पास प्रोडक्ट स्पेसिफिक होगी, एक जनरल स्पेसिफिक होगी। अब प्रोडक्ट स्पेसिफिक में क्या है कि आपके पास कौन कौन से ऐसी प्रॉब्लम्स है जो आपके प्रोजेक्ट के प्लान को जाके इफेक्ट कर रही है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मैं वेबसाइट क्रिएट कर रहा हूँ, शॉपिंग वेबसाइट। ठीक है। तो पहले तो आपने यहाँ पे डिफाइन करना है कि आप क्यों शॉपिंग वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं। ऐसी क्या क्या प्रीवियस शॉपिंग वेबसाइट में मसले थे कि आप इस वेबसाइट को क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, पहला तो काम ये हो गया। दूसरा काम यहाँ पे क्या हो गया कि आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि जब आप ये शॉपिंग वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो तो इसके प्रोडक्ट को कौन कौन सी चीज़ आके अफेक्ट कर सकते हैं, इसके प्रोसेसेस को कौन कौन सी चीज़ आके अफेक्ट कर सकती है, जिसकी वजह से आपका जो प्रोजेक्ट प्लान है वो क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। तो वो आपके पास क्या हो गए, प्रोडक्ट स्पेसिफिक्स हो गए। जनरल रिस्क कौन से हो गए, वो रिस्क जो आपके प्रोडक्ट के साइज को इफेक्ट करे, वो रिस्क जो आपकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को इफेक्ट कर रही हो, वो रिस्क जो आपके डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रही हो। अब आपको पता है सॉफ्टवेयर अब आप लोग पढ़ रहे हो तो आप लोग जहाँ कहीं पे भी इन्वायरमेंट स्टडी करोगे तो इन्वायरमेंट का मीन्स क्या है, आपका आर्किटेक्चर। इन्वायरमेंट मीन्स क्या है, जहाँ पे आप अपनी इस वेबसाइट को, आप अपने प्रोजेक्ट को जाके इम्प्लीमेंट करोगे। तो यहाँ पे आप डिफाइन करते हो कि कौन कौन से आपके पास रिस्क आ सकते हैं कि जब हम अपने प्रोजेक्ट को जाके उस एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करेंगे, इस एनवायरनमेंट में इंस्टॉल करेंगे, तो उस टाइम कौन से आपके पास रिस्क आ सकते हैं, मतलब मेंटेनेंस फेज में आपके पास कौन से रिस्क आ सकते हैं। टेक्नोलॉजी टू बिल्ड के जो आप टेक्नोलॉजी बिल्ड कर रहे हो उसमें आप कोई टूल यूज़ कर रहे हो, कोई आप उसमें आप एक्स्ट्रा कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे आपके पास किस टाइप के रिस्क आ सकते हैं। तो वो आपके पास क्या है, जनरल रिस्क जो आप जनरली उस पर काम करते हो। ठीक है, मतलब जनरली आप अपनी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को चेक करते हो कि उसमें कोई रिस्क है तो नहीं। आप उसका जो इन्वायरमेंट जो आप सॉफ्टवेयर जहाँ पे जाके डिप्लॉय करोगे, जहाँ पे जाके उसको इंस्टॉल करोगे, उसको चेक करते हो। एंड टेक्नोलॉजी टू बिल्ड, मतलब आप जो टेक्नोलॉजी बिल्ड कर रहे हो उसमें आपके पास कौन कौन से प्रोसेस में कोई मसले तो नहीं आ रहे। तो ये क्या हो गया, आपके जनरल रिस्क। अब प्रोडक्ट स्पेसिफिक रिस्क हो गया कि कोई एक्स्ट्रा आपके पास कोई रिस्क तो नहीं है जो आपके प्रोजेक्ट प्लान को क्या कर रहा है, जाके इफेक्ट कर रहा है। ठीक है। तो ये आपने क्या किया, आपने आइडेंटिफाई कर दिया कि आपके पास किस टाइप का रिस्क आ रहा है। सेकंड मेरे पास क्या है, रिस्क प्रोजेक्शन। अब रिस्क प्रोजेक्शन क्या है कि मैंने यहाँ आइडेंटिफाई कर दिया, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि जो मैं वेबसाइट क्रिएट करी उसमें मेरे पास कौन सा मैंने प्रिडिक्शन की कि
जो हम अपने सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे एनवायरनमेंट फेज में जाके, वहाँ पे रिस्क आ सकते हैं। ठीक है, क्या रिस्क हो सकता है कि वहाँ पे जो हमारा सर्वर है वो हमारी वेबसाइट के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा, या डेटाबेस में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वो हमने रिस्क यहाँ पे आइडेंटिफाई कर दी कि ये मेरे पास रिस्क है। अब हमने उसको एनालाइज करना है कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, उसकी प्रायोरिटी कितनी होगी, उसका हमारे पास मैनेज उसको किस तरह से करेंगे। तो वो सब हम किस में करते हैं, रिस्क प्रोजेक्शन में उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसको डिफाइन करते हैं सबसे पहले तो उसका इम्पैक्ट, कि आपके जो रिस्क आपने डिफाइन कर दिया है, ठीक है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है आपके प्रोजेक्ट की, उसकी कैटेगरी क्या है, जो आपने रिस्क डिफाइन किया उसकी कैटेगरी क्या है, उसके अलावा उसका क्या क्या आपके प्रोजेक्ट पे इफेक्ट पड़ेगा, उसके अलावा आपके प्रोजेक्ट पे किस तरह से आके आपके बजट को इफेक्ट करेगा, आपके प्लान को किस तरह से इफेक्ट करेगा। तो वो आप कहाँ पे इसको प्रोजेक्शंस में उसको एनालाइज करते हो। ठीक है, तो सेकंड हमारे पास क्या है, रिस्क प्रोजेक्शन का नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, रिस्क इम्पैक्ट, कि उसका इम्पैक्ट क्या है। सबसे पहले उसका इम्पैक्ट आप देखते हो किस चीज़ पे पड़ता है, परफॉर्मेंस पे, उसकी कॉस्ट पे, उसकी शेड्यूल पे, उसके सपोर्ट पे। ठीक है, मतलब आपके पास यहाँ पे अभी मैंने कहा कि हमारे पास जो है यहाँ पे डिप्लॉयमेंट फेज पे हमारे पास रिस्क आएंगे कि वो सर्वर उसके साथ प्रॉपर्ली कंपेटेबल काम नहीं कर रहा। तो वो क्या है हमारे पास, सपोर्ट मीन्स कि हमारा जो ऑलरेडी सर्वर मौजूद है जो क्लाइंट के पास, वो उसको क्या कर रहा है, सर्वर हमारी वेबसाइट को सपोर्ट नहीं कर रहा। तो अब उस फेज पे आपने क्या करना है, क्योंकि आपकी वेबसाइट बन चुकी है, आपका सारा काम हो चुका है, तो उस फेज पे आप क्या करोगे, तो उसके लिए आपने क्या है सोल्यूशन यहाँ पे गिवन दिया हो, कि उसके लिए अल्टरनेटिव आपने कोई हो सकता है सर्वर कहा हो कि हम ये सर्वर अब यूज करेंगे, उसको इंस्टॉल करें, उसको यूज करें वहां जाके। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे उसका इम्पैक्ट बता दिया कि क्या हमारा किस चीज को जाके उसको अफेक्ट करे। या हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, परफॉर्मेंस के भी कह सकते हैं कि हमारी जो वेबसाइट के लिए हमने सर्वर डिफाइन किया, तो सर्वर प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहा, उसके साथ काम कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उसको परफॉर्म इसलिए नहीं कर रहा कि वेबसाइट हमारी बहुत स्लो काम कर रही है। तो उसकी परफॉर्मेंस बेस पे उसको उसका रिस्क हमने डिफाइन किया। कॉस्ट बेस पे उसका रिस्क हो सकता है, शेड्यूल बेस पे उसका रिस्क हो सकता है कि हमारी जो है हमारा हमने जो बजट और टाइम डिफाइन किया था वो हमसे काफ़ी पीछे रह गया, और हम काफ़ी जो है हमारा डिले हो गया प्रोजेक्ट पे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, उसके रिस्क का हमने कैटेगरीज बता दी, उसके कंपोनेंट्स डिफाइन कर दिए। अब उसका इम्पैक्ट बताना है कि उसके आपके प्रोजेक्ट पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। फिर हमारे पास क्या है, इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट पे हमारे पास सबसे पहले हमारे पास क्या, निग्लेबल। निग्लेबल मीन्स कि आप ऐसी चीज जिसको आप इग्नोर कर दो, तो इसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो से। कि अगर आपके पास सर्वर की परफॉर्मेंस की फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि इसका इम्पैक्ट आपके प्रोजेक्ट पे जीरो पड़ रहा है, तो इट मीन्स कि जीरो मीन्स कि इसका ये आप इसको इग्नोर करो। जैसे आपके प्रोग्रामिंग में देख ले, जब आपके पास वार्निंग आती है तो आप उसको हमेशा क्या करते हो, इग्नोर करते हो, कभी भी उसको कोई भी सॉल्व नहीं करता। हाँ, अगर कोई एरर हो तो फिर आप उसको लाजमी जाके सॉल्व करते हो। ठीक है, तो अगर आपके पास आपने वहाँ पे इसको जीरो इम्पैक्ट डाला तो इट मीन्स कि आप इसको इग्नोर कर दो। फिर सेकंड आपके पास है मार्जिनल, है जिसको आप वन से रिप्रेजेंट करते हो, कि इसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आपके प्रोजेक्ट पे पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको क्या करो, सॉल्व करो। सॉरी, ये आपके पास क्या है, ये वन है और ये टू से रिप्रेजेंट है। फिर क्रिटिकल हमारे पास क्या है, थ्री से आ गया। क्रिटिकल मीन्स क्या, आपका ये प्रोजेक्ट जो है इसको आपने लाजमी जाके सॉल्व करना है, इस रिस्क को आपने लाजमी सॉल्व करना है, क्योंकि इसकी वजह से आपके प्रोजेक्ट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। फिर आपके पास क्या है, क्रिस्टोफोरिक आ गया, कि ये एरर तो बहुत ज़्यादा आप अगर मीन्स आपके पास टू टाइप्स के एरर्स आ रहे हैं। ठीक है, सॉरी रिस्क आ रहे हैं, उसमें एक फोर है उसका इम्पैक्ट और एक का इम्पैक्ट थ्री है। तो आप किसको ज़्यादा पहले प्रायोरिटी दोगे, किसको, क्रिस्टोफोरो को, कि ये आपके पास एक टेरेबल रिस्क है जिसकी वजह से आपका पूरा प्रोजेक्ट जो है इफेक्ट होगा। ठीक है, तो आप फिर इसको जाके सॉल्व कर दो, और फिर आप क्या करोगे, क्रिटिकल को सॉल्व करोगे। तो आपने अब क्या कर दिया, उसको आइडेंटिफाई कर दिया, और उसको आपने ये डिफाइन कर दिया कि किस तरह से आपका रिस्क इम्पैक्ट अफेक्ट कर रहा है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो अब आपका टेबल किस तरह से बनता है। ठीक है, टेबल में क्या करते हो, सबसे पहले कॉलम में आप अपने रिस्क को डिफाइन करते हो कि आपका रिस्क कौन सा, जो आपने आइडेंटिफिकेशन के थ्रू उसको डिफाइन किया था। सेकेंड स्टेप में आप क्या करते हो, सेकेंड कॉलम में आप डिफाइन करते हो उसकी कैटेगरी, कि रिस्क की आपके पास कैटेगरी क्या है। ठीक है, फिर उसका आप क्या करते हो, थर्ड में जाके उसकी प्रोबेबिलिटी डिफाइन करते हो कि इस रिस्क के आने की क्या प्रोबेबिलिटी बनती है आपके प्रोजेक्ट में। फिर उसका आप क्या करते हो, उसका इम्पैक्ट डिफाइन करते हो कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके प्रोजेक्ट पे। एंड लास्ट में आप उसका क्या करते हो,
सेकेंड स्टेप में आप फिर क्या करते हो, अगेन समटाइम्स क्या होता है कि वो क्या करते हैं कि आपके पास जो ये इम्पैक्ट कॉलम है और प्रोबेबिलिटी का, इनको आपस में वो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं कि मल्टीप्लाई करने के बाद उसका रिजल्ट क्या आ रहा है और फिर उस चीज़ को फोकस करते हैं। समटाइम्स कहीं कुछ लोग करते हैं, समटाइम्स वो लोग नहीं करते, तो ये आप पे डिपेंड है, आप उसको करना चाहते हो ठीक है, नहीं करना चाहते हो वेल एंड गुड। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आती है, आपके पास उसकी प्रायोरिटी आती है, क्योंकि आप इस इन दोनों की बेस पे उसकी प्रायोरिटी डिफाइन करते हो कि कौन सा रिस्क को आपने कब किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपके पास वो कैटास्ट्रोफिक रिस्क है या आपके पास वो निग्लेबल रिस्क है, तो कौन से रिस्क पे आप काम करोगे, तो ऑफ कोर्स आप इस रिस्क पे आगे जाके काम करोगे। तो उसको आप क्या करते हो, प्रायोरिटी दे देते हो विद द हेल्प ऑफ द विच कॉलम, आरएमएम। आरएमएम हमारे पास क्या है, माइटिगेशन, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट कॉलम है, ठीक है। इसमें हमारे पास बेसिकली क्या होता है, हम इसकी प्रायोरिटी देते हैं कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। अगर उसका इम्पैक्ट ज़्यादा है, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो आप उसको क्या करते हो, उसकी प्रायोरिटी दे देते हो विद द हेल्प ऑफ आरएमएम। लेकिन अगर उसका इतना इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं, उसकी इतनी प्रायोरिटी ज़्यादा नहीं है, तो वो आपके पास क्या होगी, सेकेंड कॉलम में आ जाएगी। सही हो गया। तो उसका टेबल हमारे पास जाने से पहले हम उसकी कैटेगरीज पढ़ लेते हैं कि रिस्क की कैटेगरीज आप किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो पहले तो हमारे पास क्या है, रिस्क कैटेगरीज में ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क कौन से होते हैं कि वो रिस्क जो आपके पास आपने प्रॉपरली ऑपरेशंस डिफाइन नहीं किए, या कुछ एक्स्ट्रा ऑपरेशंस आपने डिफाइन कर लिए, या जिस ऑपरेशंस की वजह से आपका प्रोसेस जाके पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो आपके पास क्या हो गया, ऑपरेशनल रिस्क। मतलब आपके प्रोसेसेस की यहाँ पे बात हो रही है कि आपने प्रोसेसेस को सही से डिफाइन नहीं किया, या प्रोसेसेस सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, वो फेल हो रहे हैं, या फिर कोई एक्स्ट्रा ऑपरेशंस आपने या एक्स्ट्रा प्रोसेस डिफाइन की जिसकी आपके प्रोजेक्ट में ज़रूरत नहीं थी, तो वो आपके पास क्या हो गया, ऑपरेशनल रिस्क हो गया। सही। फिर आपके पास क्या हो गया, बजट रिस्क। अब बजट रिस्क क्या है कि आपने प्रॉपरली बजट को डिफाइन नहीं किया, ठीक है, प्रॉपरली बजट को एस्टिमेट नहीं किया था, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, बजट रिस्क में आ जाता है। सही हो गया। फिर आपके पास शेड्यूल रिस्क, अगेन ये है कि आपने जो शेड्यूल था वो प्रॉपरली एस्टिमेट नहीं किया, शेड्यूल पे आपने प्रॉपरली काम नहीं किया, जिसकी वजह से आपके पास ये शेड्यूल रिस्क आया। तो आप इसको किस तरह से सॉल्व किया, तो वो आप फिर उसको सोल्यूशन यहाँ दे देते हो। अब सेकंड है टेक्निकल एनवायरनमेंट रिस्क। अब एनवायरनमेंट आपको पता है कि एनवायरनमेंट क्या है, कि जहाँ पे आपने अपना सॉफ्टवेयर जाके डिप्लॉय करना है, इंस्टॉल करना है, तो वहाँ पे आपके पास कोई एरर आ रहा है, ठीक है। मतलब वहाँ पे डिप्लॉयमेंट फेज पे, डेवलपमेंट फेज पे आपके पास कोई एरर आ रहा है, तो वो किस तरह से आप सॉल्व करोगे, तो वो आपके पास क्या होगी, आपकी जो मेंटेनेंस टीम मेंबर्स होती है वो किस तरह से इसको हैंडल करेगी। तो यहाँ पे बेसिकली उन्होंने क्या है कि दिस रिस्क कैन टेक प्लेस ड्यू टू टेस्टिंग एनवायरनमेंट। टेस्टिंग मतलब जो टेस्टर्स है उन्होंने इसको प्रॉपरली टेस्ट नहीं किया, वो एनवायरनमेंट क्रिएट करके उसको प्रॉपरली टेस्ट नहीं किया, जिस वजह से आपके पास ये एरर आया। फिर रिसोर्स रिस्क, अगेन वही बात है कि आपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया, या एक्स्ट्रा रिसोर्सेज डिफाइन कर ली, तो वो आपके पास क्या हो गया, रिसोर्स। मतलब आपने एक्स्ट्रा रिसोर्सेज क्यों डिफाइन की जिसकी आपको ज़रूरत नहीं थी, तो वो आपके पास क्या थे, रिसोर्स रिस्क में आ गया। या समटाइम्स वो होता है कि आपने जो रिसोर्स आपको चाहिए था वो आपने नहीं दिया, उसकी जगह कोई और रिस्क डिफाइन कर दिया, तो वो सारे आपके पास क्या हो गए, रिसोर्स रिस्क में। फिर आपके पास आगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क। अब आपने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया कि कौन कौन सा जो बंदा है किसको अथोराइज्ड है, कौन कौन से बंदे को एक्सेस है, किस किस को एक्सेस नहीं है, तो वो सब चीज़ें प्रॉब्लम कहाँ थी, आपके पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क में आ गई। सही। टेक्नोलॉजी रिस्क में आपके पास क्या आता है कि आपके पास अचानक कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, ठीक है। आप जैसे अभी प्रीवियस मैंने एग्जांपल दिया कि आप फॉर एग्जांपल पीएचपी का टूल यूज़ कर रहे हो, उसमें कोई अपडेशन आ गई, तो अब वो अपडेशन किस फेज में आई है, मेंटेनेंस फेज पे आ गई है, तो वहाँ पे आप उसको किस तरह से हैंडल करोगे। तो आप जब आप उस चीज़ को हैंडल करोगे तो आप क्या कहोगे कि मैं किस चीज़ को हैंडल कर रहा हूँ, मैं टेक्नोलॉजी रिस्क को हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है। फिर सप्लायर रिस्क आ गए कि समटाइम्स आपके पास जो थर्ड पार्टी होते हैं जिससे आप रिसोर्सेज ले रहे होते हो, जिससे आप कोई अपना प्रोजेक्ट करवा रहे होते हो, या जैसे आउटसोर्सिंग कर रहे होते हो, या कोई एक्स्ट्रा कोड आप उससे खरीद रहे होते हो, कोई लाइब्रेरी खरीद रहे होते हो, तो वो आपके पास क्या सप्लायर रिस्क है। उन्होंने टाइम पे आपको काम कंप्लीट करके नहीं दिया, या उनके साथ आपके पास बजट के थ्रू कोई मसला हो गया, तो वो आपके पास क्या हो गया, सप्लायर रिस्क हो गया। अब आपके पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क क्या होता है, आपके पास जो आपने वो किया है प्रॉपरली आर्किटेक्चर क्रिएट नहीं किया, ठीक है, तो वो आपके पास क्या हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क। फिर क्वालिटी एंड प्रोसेस रिस्क में क्या हो गया, बेसिकली ये आपके स्टाफ मेंबर्स के बारे में आ गए जिनके पास
आपके जिनके पास स्किल्स नहीं है, जो ट्रेन नहीं है, स्टिल आपने उनको लेके उनसे काम करवाया है, तो एट द एंड आपको क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो ये आपके पास क्या थे, डिफरेंट रिस्क कैटेगरीज थी। तो जब आपको रिस्क पता चल जाए, ठीक है, पहला स्टेप जब आपको पता चल जाए कि आपके पास रिस्क कौन सा है, उसके लिए आपने फिर ये कैटेगरी डिफाइन करनी है कि आपकी किस कैटेगरी में आपका रिस्क लाया करता है। फिर आपने उसकी प्रोबेबिलिटी डिफाइन करनी है। अब ये क्या है, आपके पास क्वालिटी एश्योरेंस के पास अगर एक्सपीरियंस है तो वो बता देगा कि इस रिस्क के आने के कितने चांसेस हैं आपके प्रोजेक्ट में। फिर उसका इम्पैक्ट बताएगा कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आपके प्रोजेक्ट में, और फिर उसके सोल्यूशंस, उनकी प्रोबेबिलिटीज डिफाइन करेंगे। सही। तो आपका टेबल इन्होंने डिस्कस किया। सबसे पहले उन्होंने कहा फॉर एग्जांपल कि आपके जो आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, न्यू डेटाबेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब टेक्नोलॉजी रिस्क में इन्होंने क्या कहा कैटेगरी में, कि क्या कैटेगरी बन गई टेक्नोलॉजी रिस्क, क्योंकि आपके पास एट द एंड टेक्नोलॉजी चेंज हो गई ना, कि डेटाबेस को चेंज करो, या डेटाबेस अगर आप माइस्क्वेल यूज़ करो तो उसकी जगह वो कहते हैं एक्सेस यूज़ करो, तो क्या हो गया, टेक्नोलॉजी उसकी चेंज हो गई। उसकी प्रोबेबिलिटी उन्होंने कहा कि 30% हो सकती है, ठीक है। फिर उसका इम्पैक्ट उसका 3। अब ये जो प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट है, ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा, कि लाजमी नहीं कि 30% है। समटाइम्स होता है कि प्रोबेबिलिटी आपके पास 30% होती है, लेकिन उसका इम्पैक्ट आपके पास 0% हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास जो क्वालिटी एश्योरेंस टीम मेंबर्स है, ये उन्हीं का ही एक्सपीरियंस के थ्रू वो डिफाइन ये 2 स्टेप्स कर रहे होते हैं कि उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या है, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है कि हो सकता है उसका इम्पैक्ट आपके प्रोबेबिलिटी 50% हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट आपके पास 0% हो रहा हो, या अगर आपके पास हो सकता है वो 20% हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट आपके पास क्या हो, 4 पड़ रहा हो। तो ठीक है, ये हमारे पास ये टोटली आपके पास जो क्वालिटी एश्योरेंस की टीम है, उनके एक्सपीरियंस की बेस पे ही आपको पता चलेगा, ठीक। सही हो गया। फिर आपने यहाँ पे उसको कर दिया, आरएमएम कर दिया कि इसकी हमारे पास इसकी मतलब अगर आपके पास वो प्रायोरिटी होगा तो वहाँ पे हमने स्टार्स कर दिया, और अगर वो उसकी प्रायोरिटी नहीं है तो वो हमारे पास स्टार्स नहीं होंगे। सेकंड उन्होंने रिस्क कहा है कि कंपोनेंट जो आपने डिप्लॉय किए हैं, जो आपने डेवलप कर दिए हैं, ठीक है, सेपरेटली, जब आपने उसको इंटीग्रेट करने के टाइम आया तो वो वहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं हो रही। तो इट मीन्स हमारे पास प्रॉब्लम कहाँ पे, जो हमारी कैटेगरी कहाँ लाई करी, इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क, कि हमारे जो आर्किटेक्चर्स हैं उन्होंने प्रॉपरली डिज़ाइन क्रिएट नहीं किया। तो वो हमारे पास कौन सा रिस्क हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर रेट। उन्होंने इसकी प्रोबेबिलिटी क्या की है, 50%, और उसका इम्पैक्ट क्या दिया, 3 दिया। इट मीन्स हमारे पास क्या क्रिटिकल है, इस पे आपने, इसकी इन्होंने प्रायोरिटी दी है कि इस पे आपने लाजमी काम करना है, इस टाइप का रिस्क आएगा तो उस पे आपने लाजमी काम करना है। फिर उसके बाद ये है हमारे पास, उन्होंने कहा है कि डेवलपमेंट ऑफ द रॉन्ग सॉफ्टवेयर फंक्शंस रिक्वायर्स रीडिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। मतलब आपने जो फंक्शंस डिफाइन किए हैं, जो ये सॉफ्टवेयर के फंक्शंस, उनके लिए गलत डिज़ाइन कर दिया, गलत इम्प्लीमेंटेशन रूल्स यूज़ किया, गलत आपने आर्किटेक्चर डिज़ाइन यूज़ किया। तो अगेन हमारे पास ये कौन सा कैटेगरी में आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क में आ रहा है। इसकी प्रोबेबिलिटी उन्होंने क्या 20%, और उसका इम्पैक्ट आपके पास क्या 3 है। सही हो गया। फिर अगेन उन्होंने कहा है कि हमारे पास आपने क्या किया, एक्स्ट्रा जो थे सॉफ्टवेयर फंक्शंस जो थे डेवलप कर दिए, जिसकी आपके पास ज़रूरत नहीं है, तो वो आपके पास क्या है, ऑपरेशनल रिस्क है। सही हो गया। फिर नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि आपने जो ऑपरेशन डिफाइन किया है, वो आपके जो सिस्टम है, आपका जो एनवायरनमेंट है, उसके साथ अनफेमिलियर मीन्स उस पे या तो उस ऑपरेशन पे प्रॉपरली काम नहीं हुआ, या उस ऑपरेशन की हमें ज़रूरत नहीं थी। तो अगेन ये हमारे पास क्या किसका आ गया, टेक्निकल एनवायरनमेंट रिस्क का आ गया, कि आपने जो एनवायरनमेंट डिफाइन किया उसके साथ आपके ऑपरेशंस प्रॉपरली काम नहीं कर रहे। सही। फिर यहाँ पे इन्होंने कहा कि टीम मेंबर्स जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे, वो उनमें, जैसे प्रीवियस लेक्चर में कहा था हमने कि अक्सर जो क्वालिटी एश्योरेंस टीम मेंबर्स होते हैं उनमें एटीट्यूड प्रॉब्लम होता है, कि वो अपने टीम मेंबर्स के साथ प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहे होते। तो यही भी हमारे पास क्या आ गया, रिसोर्स रिस्क में आ गया, कि आपके क्योंकि रिसोर्सेज में अक्सर कौन होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज जो होते हैं वो हमारे पास रिसोर्सेज में आते हैं, तो इसलिए हमारे पास क्या हो गया, ये रिसोर्स रिस्क में आ गया। तो ये आपके पास क्या एक टेबल बन गया, किसका, रिस्क एनालिसिस का। आपने ये कॉलम किसकी बेस पे किया, पहला जो स्टेप किया था रिस्क आइडेंटिफिकेशन का, पे किस बेस पे आगे जो आपने रिस्क प्रोजेक्शन किया है, सेकंड स्टेप किया है जिसमें आपने उसकी कंपोनेंट डिफाइन किया और उसका इम्पैक्ट डिफाइन किया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या हो गया, रिस्क असेसमेंट, कि आपने अब एनालाइज तो कर दिया, ठीक है, एनालाइज कर दिया। अब एनालाइज करने के बाद आपको पता चल गया कि ये रिस्क है, ये इस कैटेगरी में लाई करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी ये, उसका इम्पैक्ट ये, और उसकी प्रायोरिटी ये, मीन्स ये आपके पास ये रिस्क है, ये मेन प्रायोरिटी वाला है।
अब इसके लिए काम क्या करेंगे, इसके लिए सोल्यूशन क्या देना है, इसके लिए क्या अल्टरनेटिव सोल्यूशन देना है कि वो उस टाइम पे जो आपके पास आर्किटेक्चर टीम मेंबर्स है वो अब ये ना सोचे कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करें, वो बस उस चीज़ को सॉल्व करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने यही कहा है कि आपने डिफरेंट उसके डिफरेंट लेवल्स बताने हैं, मतलब उनके डिफरेंट सॉल्यूशंस बताने हैं अब इसके लिए कि किस तरह से आप इसको यूज़ करें ताकि आपके पास जो है प्रोजेक्ट टर्मिनेट ना हो। आरएमएम, अब आरएमएम हमारे पास क्या है, अगर आपको प्रीवियस टेबल ये जो हमने पढ़ लिया है इसमें हमने क्या डाला था, आरएमएम। अब आरएमएम हमने क्या किया था कि इसकी बेस पे हमने उसकी प्रायोरिटी डिफाइन की थी कि किस रिस्क पे हमने किस टाइम काम करना है और किस रिस्क पे हमने काम नहीं करना। ठीक है, तो वो हम किस तरह से करते हैं, पहला आरएमएम का पहला एम हमारे पास क्या है, माइटिगेशन, रिस्क माइटिगेशन। अब हमने कहा है कि प्रोएक्टिव प्लानिंग। अब प्रोएक्टिव प्लानिंग आपको पता है कि प्रोएक्टिव प्लानर्स वो होते हैं जो बिफोर इम्प्लीमेंटेशन आपके रिस्क को डिफाइन, ये जो अब जितने भी स्टेप्स हो रहे हैं ये आपके पास क्या है, ये प्रोएक्टिव स्ट्रेटजीज में आते हैं। ठीक है, जो हमने यहाँ पे स्टार्ट में पढ़ा है ये प्रोएक्टिव स्ट्रेटजीज है एंड रिएक्टिव स्ट्रेटजीज है। तो ये जो स्टेप थे, ये जो 4 स्टेप्स है वो किसके लिए, इन स्ट्रेटजीज के लिए, क्योंकि बिफोर इम्प्लीमेंटेशन क्या करे, रिस्क को आइडेंटिफाई करे, रिस्क के लिए एनालाइज करे, रिस्क को इन्होंने कैलकुलेट किया और लास्ट पे किस तरह से उसको मैनेज करना है, ये सब चीज़ें हमारे पास क्या है, प्रोएक्टिव में आते हैं। ठीक है, माइटिगेशन में इन लोग कह रहे हैं कि किस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट को प्लान करोगे ताकि आप इस रिस्क को अवॉइड कर सको, क्योंकि आपने ये सब तो बिफोर इम्प्लीमेंटेशन का है ना कि ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो अब क्या क्या आप स्टेप्स करो कि ये प्रॉब्लम्स आपके पास ना आए। ठीक है, तो ये आपके पास किस में आप लोग करते हो, रिस्क माइटिगेशन में, कि यहाँ पे आप प्रॉपर प्लान क्रिएट करते हो कि क्या क्या स्टेप्स करें ताकि ये प्रॉब्लम्स आपके पास ना आए, ये रिस्क ना आए। तो अब ये रिस्क किस तरह से ना आए, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कहा है कि यहाँ पे आपने जब यूनिट मतलब इंडिविजुअली कंपोनेंट्स बना रहे थे तो कोई मसला नहीं आया, लेकिन इंटीग्रेशन टाइम पे मसला आया, तो इट मीन्स आपके आर्किटेक्चर को हमने डिफाइन करना है, प्लान करना है, उसके साथ डिस्कस करना है कि प्रॉपरली ये काम करो ताकि इंटीग्रेशन में हमारे पास मसले ना आए। ठीक है, या फिर आप जो ये कंपोनेंट्स डिफाइन किए उसके लिए जो आपने प्रोसेसेस डिफाइन किए वो प्रॉपरली आपने नहीं किया। ठीक है, तो ये आपके क्या है, आप उनके जो आर्किटेक्चर टीम मेंबर्स है उनसे जाके डिस्कस करें। तो वो स्टेप क्या हो गया हमारे पास, रिस्क माइटेशन हो गया, माइटिगेशन हो गया, ताकि आपके पास ये रिस्क ना आए, ये रिस्क आपसे बच जाए आपके पास आने से। ठीक है, सेकंड आपके पास एम जो है वो किसके लिए है, रिस्क मॉनिटरिंग के लिए, कि आप मॉनिटर करते हो, आप चेक करते हो कि किस तरह से आपके पास प्रॉब्लम्स आ रही हैं या किस तरह से आपके पास प्रॉब्लम्स नहीं आ रही। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे आपने क्या किया, प्रिडिक्ट किया रिस्क अखर हुए कि नहीं, कि जो आपने प्रिडिक्ट कर लिए हैं, ये जो टेबल आपने क्रिएट कर ली है, तो आप इसको आप मॉनिटर, अब आपने बना के छोड़ नहीं देना क्वालिटी एश्योरेंस की टीम ने, आपने साथ साथ चेक करना है कि क्या ये रिस्क आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, ये आपका पहला स्टेप हो गया, आपने उसको मॉनिटर मतलब उनको ट्रैक करना है कि ये प्रॉब्लम्स आ भी रही हैं कि नहीं आ रही। सेकंड आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने जो स्टेप्स डिफाइन किए, जो यहाँ पे ये आपने माइटिगेशन किया है कि रिस्क ना आए, तो उसके लिए जो आपने प्लान किया, तो क्या ये जो आपकी बाकी टीम मेंबर्स है वो उसको फॉलो कर भी रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो रिस्क मॉनिटरिंग का पहला काम क्या हुआ कि वो चेक करेगा कि आपके पास रिस्क जो है वो अक्कर हो रहे हैं कि नहीं। सेकेंड स्टेप है कि जब आपके पास जब रिस्क आए हैं तो क्या वो उन्होंने स्टेप्स फॉलो किए हैं, जो उन्होंने कहा था कि ये स्टेप्स मत फॉलो करो ताकि आपके पास ये रिस्क ना आए, तो क्या वो इन्होंने वो काम किया है कि नहीं। थर्ड आपके पास क्या है कि आप यहाँ पे कलेक्ट करो इन्फॉर्मेशन अबाउट द फ्यूचर रिस्क एनालिसिस। फ्यूचर रिस्क एनालिसिस जैसे रिएक्टिव स्ट्रेटजीज है कि अचानक कोई प्रॉब्लम आ गया है, तो वो अचानक प्रॉब्लम क्यों आया, क्या मसले थे, वो सब चीज़ें आप अपने पास कलेक्ट करो ताकि फ्यूचर में आपके पास क्या हो सके, वो किस में आ जाए, आपके पास प्रोएक्टिव प्लानिंग में आए, क्योंकि फ्यूचर में आपके पास ये प्रोडक्ट सॉरी ये रिस्क आ सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, आपके पास साथ साथ आपके पास रिस्क जो है वो आपके पास आपकी लिस्ट में ज़्यादा इंक्लूड होते जा रहे हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे डिफाइन करना है डिटरमाइनिंग विच रिस्क कॉजेज विच प्रॉब्लम्स, कि आपने जो रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए थे क्या वो आपके पास फ्यूचर में जाके प्रॉब्लम बन गए हैं कि नहीं, और जब वो प्रॉब्लम बन गए हैं तो उस टाइम जो आपने सोल्यूशंस दिए थे क्या उसके थ्रू वो सॉल्व हो गए हैं कि नहीं। ये तो नहीं कि जो आपने अल्टरनेटिव सोल्यूशन दिए उसके थ्रू भी वो सॉल्व नहीं हो रहे थे। तो इन सब चीज़ों को क्या करते हो, आप मॉनिटर करते हो। तो क्वालिटी एश्योरेंस का टीम का काम ये नहीं कि आपने काम करके बस छोड़ दिया, उन्होंने साथ साथ उसको चेक भी करना है। ठीक है, तो पहला हमारे पास क्या है, माइटिगेशन, कि आप प्लान करो कि किस तरह से आप रिस्क को अवॉइड करो। सेकंड है मॉनिटरिंग, कि आप उनको साथ साथ चेक करो कि जो जो अकर रिस्क अकर हो रहा है कि नहीं, या जो जो स्टेप्स आप उन्होंने उनको डिफाइन किए क्या वो उन स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। सही। एंड लास्ट एम हमारे पास क्या है, मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट यही हो गया कि आप रिस्क की प्लानिंग करते हो कि किस तरह से आप रिस्क को मैनेजमेंट करोगे, किस टाइम पे किस तरह से आपका ये टेबल जो है वो कंप्लीट होगा, कितने टाइम के अंदर कंप्लीट होगा, ये सब चीज़ें आपने ये डिफाइन की। उसके बाद आपने यहाँ पे डिफाइन किया कि जो आपने माइटिकेशन में स्टेप्स फॉलो किए थे, ठीक है, मतलब माइटिकेशन में क्या हुआ कि आपने स्टेप्स डिफाइन किए कि वो यूज़ करके आप क्या करो, रिस्क को अवॉइड करो। तो क्या वो फॉलो करके आपके पास रिस्क अवॉइड हुआ है कि नहीं? अगर वो अवॉइड नहीं हुआ तो उसके लिए फिर आप किस तरह से उसको मैनेज करोगे, ठीक है। तो ये क्या है, आपका पहला स्टेप क्या है, रिस्क माइटिकेशन, कि आपने यहाँ पे रिस्क डिफाइन कर दिए, ठीक है, कि ये रिस्क है। अब ये रिस्क ना आए फ्यूचर में तो किस तरह से आप उसको प्लान करोगे, तो वो क्या हो गया, रिस्क माइटिकेशन। सेकंड रिस्क मॉनिटरिंग है कि आपने इन सब चीज़ों को देखना है कि क्या आपके बाकी टीम मेंबर्स इसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। एंड लास्ट में मैनेजमेंट है, आप प्लान करेंगे, क्या प्लान करेंगे कि अगर फ्यूचर में ये जो आपने माइटिगेशन स्टेप्स दिए थे, अगर इसको करके भी आपका जो रिस्क है वो क्या हो गया, आपके पास प्रॉब्लम में आ गया, तो फिर आप उसको किस तरह से सॉल्व करोगे, क्या क्या वहाँ पे और अल्टरनेटिव सोल्यूशंस होंगे, किस तरह से उस पर काम करोगे। तो ये सब आपके पास क्या था, आपके ये 4 स्टेप्स थे फॉर क्रिएटिंग रिस्क मैनेजमेंट, जिसको आप किस तरह से क्या करते हो, रिस्क को मैनेज करते हो। इन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी है रिस्क माइटिगेशन के लिए कि किस तरह से आप इसको प्लान करते हो कि ये अवॉइड हो, ठीक है। तो पहला इन्होंने फॉर एग्जांपल दिया है कि लॉस ऑफ की टीम मेंबर्स। तो पहले तो आप इसको आप काइंड ऑफ आपका टास्क ले लें, होम टास्क, इसको फाइंड करें कि ये किस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं, ठीक है। क्या ये आपके पास टेक्नोलॉजी रिस्क में आता है, क्या आपके पास ऑपरेशनल रिस्क में आता है, क्या ये आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क में आता है, ये किस कैटेगरी में लाई करते हैं, ये आपका क्या हो गया, टास्क हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ठीक है ये स्टेप कर लिया, इस इस टेबल में इन्होंने ये एक स्टेप डाल दिया कि आपके पास जो एक की टीम मेंबर्स है वो क्या हो जाता है, आपसे लॉस हो गया, सही। तो ये आपका काम है, उसका कैटेगरी फाइंड करें, इसकी प्रोबेबिलिटी फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 30% है, और इसका जो इम्पैक्ट है हमारे पास क्या है, वो 4 है, और इसका आरएमएम क्या है, वो हमारे पास मेन प्रायोरिटी है। तो आरएमएम में इन्होंने माइटिगेशन के लिए कहा है कि इसको किस तरह से हम स्टेप्स फॉलो करें ताकि ये कभी भी प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम ये रिस्क जो है कभी भी प्रॉब्लम में ना आए। तो इन्होंने सबसे पहले क्या कि पहले तो उसकी कॉज फाइंड करें कि जॉब टर्नओवर, कि ऐसी क्या रीज़न थी जिसकी वजह से आप ये आपका जो ये टीम मेंबर है आपको छोड़ के चला गया, कोई सैलरी इशू है, क्या इशू आ रहा है, ठीक है। फिर या समटाइम्स ये होता है कि आपका जो टीम मेंबर है उसका रिटायरमेंट फेज आ गया, वो रिटायर होने वाला है, तो वो आप उसका मतलब वही कॉज फाइंड करें कि क्या कॉज है आपके पास, ठीक है। फिर उस कॉज को एलिमिनेट करने की कोशिश करें, अगर वो उसका सैलरी इशू है तो उसकी सैलरी बढ़ाएं या कुछ और उसके साथ करें, या फिर अगर वो आपके पास वो है रिटायर्ड मेंबर होने वाला है तो उसके साथ उसका कोई असिस्टेंट होगा, कोई होगा, तो उसके साथ उसको ज़्यादा काम दे ताकि अगर वो रिटायर हो भी जाए तो जो असिस्टेंट है या उसका जो सेकंड हैंड मेंबर है वो उसको काम पे चला जाए, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा है कि आप क्या इंश्योर हो कि आपके जो काम है वो प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड है, प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट किया गया आपके टीम मेंबर्स के साथ, जो डॉक्यूमेंटेशन है उस पर प्रॉपर्ली स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, इस पे आप इंश्योर हो, ठीक है। आपके जो काम है उस पर प्रॉपर्ली रिव्यूज हो रहा है, उस पर प्रॉपर्ली काम हो रहा है, और आपने जो है बैकअप जो है स्टॉप मेंबर्स जो है वो रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या माइटिगेशन स्टेप्स करने का स्टेप है। अब मॉनिटरिंग सिंपल ये है कि आपने जो ये स्टेप्स डिफाइन किए आप चेक करो क्या आपके टीम मेंबर्स इसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, और जब ये प्रॉब्लम आपके पास जो ये माइटिगेशन में आपने कहा है इसको फॉलो करके स्टिल आपके पास ये प्रॉब्लम कंटिन्यू हो रही है, तो फिर मैनेजमेंट टीम मेंबर्स ने इसको किस तरह से सॉल्व करने का कहा है, आप उसको चेक करोगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या था, रिस्क मैनेजमेंट था। रिस्क मैनेजमेंट क्या है आपके पास कि आप यहाँ पे बिफोर इम्प्लीमेंटेशन डिफाइन करते हो कि कौन कौन से रिस्क आपके पास होंगे, किस तरह से आप उसको हैंडल करोगे। तो ये आपने इस 4 स्टेप्स में डिफाइन कर दिया कि किस तरह से आपके पास ये रिस्क मैनेज किया जाएगा, किस तरह से रिस्क एनालाइज होगा, ठीक है। तो ये आज का आपका लेक्चर था, होप सो आपको समझ आ गई होगी।